वेलकम सभी को, स्वागत है वापस से एक नए वीडियो पे। 2018 का पेपर 2 का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो पे करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, पेपर 1 का जो एनालिसिस है वो मैंने अपलोड कर दिया था ऑलरेडी। तो इसका भी पैटर्न ऑफ सॉल्विंग वैसा ही रहेगा। हम लोग टाइमर सेट कर देंगे 1 घंटे का और ट्राई करेंगे 1 घंटे में हम फुल स्कोर कर सकें। लास्ट वाले पेपर में हमने 1 घंटे में फुल स्कोर कर लिया था। 2 क्वेश्चन गलत थे, 2 सिली मिस्टेक्स हो गए थे मुझसे भी, जो मैंने एडिट पे डाल दिया था। तो इस पेपर में भी हम लोग वही करेंगे। 1 घंटे में जितना हो सके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जैसे मैं अटेंड करता हूँ पेपर, मैं पहले सीक्वेंस वाइज अरेंज करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं करते। बहुत सारे बच्चे पूरे पेपर को पहले स्कैन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता, फिर अटेंड करना चालू करते हैं। अभी ऑनलाइन पे वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया है वो। तो मेरा तो स्टैंडर्ड वही था, मेरे टाइम में भी ऑनलाइन मोड ही था एग्जाम का, तो मैंने भी वही किया था। मैं सीक्वेंस वाइज ही अटेंड करता था। अगर मुझे कुछ दिखता है क्वेश्चन की नहीं बनेगा तो मैं स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। पहले जो स्कोरिंग क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूँ, मतलब पहले मैं सिलेक्शन इंश्योर करता हूँ, फिर मैं अपने रैंक पे फोकस करूँगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आएंगे पहले वो कर लेंगे, फिर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन पे दिमाग लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पेपर 2 जे एडवांस 2018। टाइमर सेट कर लेते हैं। 3, 2, 1 एंड लेट्स स्टार्ट। पहले एक बार सेक्शन 1 का मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि +4, +3, +2, +1, -2। पहले स्कीम देखना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल पार्शियल मार्किंग जो है वही दिया गया है। क्वेश्चन में अगर घुसेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m दिया गया है, इनिशियली एट रेस्ट पे है, ओरिजिन पे बोला गया है, सब्जेक्ट टू ए फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एक मास x की तरफ मूव करना चालू कर रहा है। यहाँ पे अबाउट द फोर्स कुछ बोला नहीं गया है, बट हाँ काइनेटिक एनर्जी का एक वेरिएशन दिया गया है, dk/dt इज इक्वल टू गामा t। गामा आई थिंक एक कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, करेक्ट। अब इस पर पूछा गया है कि फोर्स अप्लाइड, स्पीड, डिस्टेंस, इन सब का रिलेशन क्या होगा टाइम के साथ। करेक्ट, मतलब बेसिक सा मैकेनिक्स का सवाल, मतलब काइनेमेटिक्स का सवाल बन गया है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रिलेशंस यूज़ होंगे। तो के को मैं लिख दूंगा ½ mv², क्योंकि मुझे v एक्सेलरेशन s इन सब का रिलेशन चाहिए। तो मुझे वेलोसिटी पहले निकालना बहुत ज़रूरी है। ½ m कॉन्स्टेंट हो जाएगा, v² का 2v dv/dt इज इक्वल टू गामा t बन जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसल्स आउट, m v²/2। अगर v dv का इंटीग्रेशन करूँ, गामा t²/2। अगर t dt का करूँ तो v बन जाएगा √γ/m t। मैं स्टेप्स थोड़े जंप कर रहा हूँ क्योंकि मैं रियल टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे तो v मेरा प्रोपोर्शनल टू t बन गया है, सही बात है। फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन बस इसका डिफरेंशिएशन होगा तो फोर्स हो जाएगा मास टाइम्स ऑफ दिस विच इज़ गामा m, तो फोर्स भी कांस्टेंट है। डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल, अगर v प्रोपोर्शनल टू t है तो ऑब्वियसली s कहा जाएगा गामा m का √t²/2। तो ये तो नहीं होगा, प्रोपोर्शनल तो नहीं है, स्क्वायर के साथ हो रहा है। कांस्टेंट फोर्स से मतलब कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो। कंसिडर अ थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कस लिक्विड इन लार्ज टैंक। ओके, एक प्लेट दिया गया है, स्क्वायर प्लेट ही है, विस्कस लिक्विड बोला गया है। हाइट h ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक। अगर ये मेरा ग्राउंड हो गया तो यहाँ से, या फिर बॉटम ऑफ द टैंक हो गया, तो आई थिंक इस चीज़ को h बोला गया है और इसके अंदर लिक्विड भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे इस प्लेट को आई एम पुलिंग विथ u0, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बोला गया है। तो बेसिक सा विस्कोसिटी का सवाल होगा ये। तो यहाँ पे मैं फोर्स का इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो मुझे पता ही है कि ηA dv/dx होता है, या फिर dv/dy लिख सकते हो आप। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट को, dv हो जाएगा u-0, x हो जाएगा h, या फिर dy हो जाएगा आपका h-0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू h, सही बात है। रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, गलत है, एरिया पर डिपेंडेंस है, इसमें इंडिपेंडेंट है, ध्यान से। हाँ, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेस विद u0। ओके, तो अगर f/a निकालूँ, ये हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस बेसिकली, ये बन जाएगा ηu0/h, तो इंक्रीजेस विद u0, सही बात है। टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज विद द विस्कोसिटी ऑफ द प्लेट, हाँ ये भी सही बात है, ईटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आई थिंक आंसर इज A, C एंड D। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सवाल है। नॉन कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू z एक्सिस एंड कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा। ओके, इट पियर्स एज अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। शेल दिया गया है यहाँ पे, सब्सटेंस एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, परमिटिविटी दिया गया है, मतलब नॉर्मल मीडियम वैक्यूम ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया था, मतलब मुझे यहाँ पे ये वाले पार्ट का लेंथ चाहिए, लेंथ हो गया तो मुझे चार्ज निकल जाएगा। तो ये r हो गया, ये 120 है तो r हो गया, तो ये √3r हो जाएगा, ये √3r/2, ये √3r/2, sin 60 है ना, r sin 60, तो ये बन जाएगा √3r। तो अगर √3r में लैम्डा है तो इतना चार्ज होगा अंदर, ये बन जाएगा फ्लक्स, तो ये सही हो जाएगा। z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स। z कंपोनेंट तो आई थिंक इसका ऐसा होता है ना, रेडियली आउटवर्ड्स होता है, तो इसका कहीं भी किसी भी पॉइंट पे z की तरफ तो रहेगा ही नहीं।
तो ये भी सही बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज़ नहीं है, तो हमने निकाल लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी देखूँ यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है, तो डी भी नहीं होगा। आंसर इज़ ए एंड बी ओनली। सिंपल सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं। वायर इज़ बेंट इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फिगर्स शो इन द, अच्छा ओके, तो इस चीज़ का जो इमेज है वो कैसा दिखेगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूँ एफ़ वाला एक पॉइंट है, आई थिंक यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख के थोड़ा प्रिसाइज आंसर बनेगा, मतलब आंसर तो एक ही आएगा, मल्टीपल पे दिया गया है बट एक ही आंसर होगा, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, अभी स्किप करते हैं इसको। इन द रेडियो एक्टिव डिके चेन थोरियम 90-232 न्यूक्लियर डिकेज टू पीबी, लेड पे ये डिके हो रहा है 212-82 प्लस एन अल्फ़ा एन बीटा, अल्फ़ा और बीटा है तो n टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस n टाइम्स ऑफ बीटा हो गया यहाँ पे। तो अल्फ़ा का हो जाएगा 2 4, बीटा का हो जाएगा -1 0। तो एमिटेड इन द जिक्र विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बताया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ n अल्फ़ा, तो मास कंजर्व कर देता है ना इसमें, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा 90 = 82 प्लस सॉरी हाँ -1 0 होगा। चार्ज कंजर्व करो तो 90 = 82 प्लस 2 n अल्फ़ा माइनस n बीटा, ये एक बन जाएगा, और एक बन जाएगा 232 = 212, ये मास कंजर्व है, प्लस 4n अल्फ़ा। तो n अल्फ़ा यहाँ पे बन जाएगा आपका 232 - 212 मतलब 20 हो जाएगा, 20/4 मतलब 5 बन जाएगा। तो n अल्फ़ा हो गया 5 मेरा यहाँ पे, और चाहिए n बीटा, अगर 5 बन गया तो पुट करो इसको 90 = 82 प्लस 10 माइनस n बीटा, तो n बीटा बन जाएगा 92 - 90 विच इज़ 2। तो ये बन जाएगा ANC। सीधा सवाल था यहाँ पे, ठीक है। An experiment to measure the speed of sound by resonating air column, a tuning fork of frequency 500 Hz is used. The length of the air column is varied by changing the length of the water in the resonance tube. Two successive resonances are heard at air columns of, अच्छा simple resonance का setup दिया गया है यहाँ पे। Which of the following statements are true बोला गया है। तो कोई भी अगर दो मैं n लूप की बात करूँ, या अगर मेरा nth हार्मोनिक हो जाएगा, तो मान लो ये, या फिर मान लो ऐसा हो गया, ये मेरा nth हार्मोनिक है, तो अगले लेंथ पे n+1 हार्मोनिक आएगा। किसी दो में मेरा डिफरेंस होगा λ/2 का, तो λ/2 का जो लेंथ डिफरेंस है वो हो गया 83.9 माइनस कितना 50.7 विच इज़ 2, और यहाँ पे बन जाएगा 3 और यहाँ पे 3, तो लैम्डा हो जाएगा 66.4। अगर लैम्डा निकल गया, अच्छा लैम्डा का ऑप्शन में है वैसे, लैम्डा 66.4। स्पीड ऑफ साउंड डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज़, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, लैम्डा दिया गया है, तो वेलोसिटी हो जाएगा एफ लैम्डा, तो विच इज़ 66.4 टाइम्स ऑफ 500। कैलकुलेशन वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना होगा यहाँ पे ताकि गलत ना हो जाए। तो 664 × 50 कर देता हूँ, तो यहाँ पे × 2/2 कर देता हूँ, तो इजी हो जाएगा ना थोड़ा सा। ये हो जाएगा 332, तो ये हो जाएगा, अच्छा सेंटीमीटर पे है ना, तो 100 से डिवाइड भी कर दो यार, तो यहाँ भी 100 से डिवाइड कर दो 100 से, बन जाएगा 332। सही बात है। एंड करेक्शन इन दिस एक्सपेरिमेंट इज, अरे एंड करेक्शन भी पूछा गया है यहाँ पे, और क्या पूछा है, रेजोनेंस एट 50.7 cm कॉरेस्पॉन्ड्स टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मुझसे पूछा गया है यहाँ पे एंड करेक्शन यहाँ पे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कुछ वे आउट है क्या, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या एंड करेक्शन के बारे में, दिख तो नहीं रहा कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एंड करेक्शन का। अगर मैं, ठीक है ये ऑप्शन अभी मैं श्योर तो नहीं हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है यहाँ पे यार। एंड करेक्शन कुछ दिया ही नहीं गया है। अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके ट्राई करूँ एंड करेक्शन को, ठीक है अभी तो टाइम नहीं है, बाद में देखते इस ऑप्शन को। रेजोनेंस 50.7 कॉरेस्पॉन्ड्स टू फंडामेंटल हार्मोनिक। अगर फंडामेंटल हार्मोनिक को देखूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा, मान लो बस λ/2 पे यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आई थिंक बस एक ही रहेगा, तो बस इतना ही रहेगा। तो इतना अगर रहेगा तो ये बन जाएगा बस λ/, लेंथ हो जाएगा बस यहाँ पे λ/4 ना, λ/4 हो गया, तो ये बन जाएगा दिस एंटर थिंग बाई 2। नहीं ये तो नहीं हो रहा, 50.7 फंडामेंटल तो नहीं है, सही बात है ये। तो आंसर आई थिंक ANC है, B को हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो इसको अभी के लिए स्टार मार्क करते हैं और आगे बाद में देख लेंगे इसको वापस से।
मोस्टली 8 से होगा, या फिर मतलब हमें +2 या +4 मिलेगा, क्योंकि डी तो नहीं है पक्का आंसर। तो सेक्शन 1 हो चुका है हमारा, एक बार देख लेते टाइमर में कितना टाइम हो चुका है, 8 मिनट हो गया है, ठीक है, फेयर इनफ चलेगा। इसके बाद दिया गया है कि डेसिमल टाइप, ओके इसको तो कर लेंगे, एक बार देखते हैं और कुछ है क्या, और क्या सेक्शन है। अच्छा सेक्शन 3 में दिया गया है कि अच्छा लिस्ट वाला सवाल है, ये तो हो जाएगा, ये फट से हो जाएगा, तो यहाँ पे स्कोर कर लेंगे फट से हम लोग। 4 सवाल दिया गया है, इसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगा ना। चलो पहले इस पार्ट को निपटाते हैं, क्योंकि ये आसान सा पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल टाइप में थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि नॉर्मल न्यूमेरिकल सवाल भी होंगे यहाँ पे, तो हो सकता है कि आंसर हो तो हमें कॉन्फिडेंस भी ना मिले, तो एक बार इसको निपटा देते हैं। इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डी। अच्छा पहले देख तो लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेजर एट पॉइंट पी 0,0, ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंस ऑन इज डी फाउंड टू बी। अच्छा ई और डी का वेरिएशन पूछा गया है ना। इज़ इंडिपेंडेंट, ये तो शीट के लिए हो सकता है, शीट कुछ ऑप्शन में है क्या यहाँ पे। पॉइंट चार्ज एट क्यू एट ऑरिजिन, इसको तो E/d² होगा, तो यहाँ पे R बन जाएगा। स्मॉल डायपोल विथ पॉइंट चार्ज क्यू एट दिस एंड -q एट दिस, और पूछा गया है 0,0, D पे, मतलब 0,0, L पे एक है, 0,0, -L पे एक है, और 0,0, D पे पूछा लगता है, मतलब एक्चुअल पॉइंट है, तो यहाँ पे D³ वाला ऑप्शन आएगा ना, तो S बन जाएगा यहाँ पे। इन्फिनिट लाइन चार्ज कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी, तो हमें यहाँ पे बस सार सबका निकालना है, तो 2 के λ/r होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे Q बन जाएगा। तो 2 इन्फिनिट चार्ज वायर्स कैरिंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द वन अलोंग दिस, तो इन्फिनिट, अच्छा इसको स्किप करते हैं, बहुत बड़ा सा है। इन्फिनिट प्लेन चार्ज कोइंसिडेंट विद एक्स वाई प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ये तो नॉर्मल में इन्फिनिट शीट हो गया, अगर इन्फिनिट शीट है तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये पी का यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर और एक मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे सबका सिंगल टाइप का ही है, तो पी का तो 5 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्यू का दिख रहा है 3, तो क्यू को भी देख लेते क्या दिया है, वैसे क्यू कन्फ्यूजन में रहना। 2 इन्फिनिट वायर्स कैरिंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ओके एक्स के पैरेलल दिया गया है, तो इसका लैम्डा और लैम्डा दे देते हैं। द वन अलॉन्ग y = 0 z = L हैज़ अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड द वन अलॉन्ग y = 0 -L कैरिंग z = दिस। अच्छा तो ऐसा मान लेते हैं ना इसको, तो ये बन गया आपका x एक्सिस, ये बन गया y एक्सिस, ये बन गया z एक्सिस, तो एक हो जाएगा मेरा ऐसा, एक हो जाएगा मेरा ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा +L, सॉरी मैं भी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, y0 और zL पे है, तो y0 zL पे है, मतलब ये ऐसा रहेगा ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऐसा रहेगा, और एक y0 z -L पे, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। एक प्लस लैम्डा है, एक माइनस लैम्डा है, मुझे 0,0, D पे चाहिए, तो अगर ये लैम्डा इस तरफ देगा, ये माइनस लैम्डा भी इसी तरफ देगा, तो इन दोनों का बन जाएगा k λ/d, एक का 2 k λ/d होता है, दोनों का k λ/d बन जाएगा। एक सेकेंड, इसमें डी तो आएगा ही नहीं ना शायद से, क्योंकि ये बस एल पर डिपेंड करेगा, तो इसके लिए आ जाएगा, ये देगा 2 k λ/L, ये भी देगा 2 k λ/L, प्लस हो रहा है ना यहाँ पे, यार कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं। ठीक है, z -L पे है, तो x के पैरेलल है, तो ये ऐसे ही देगा। हाँ सही तो है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बस ये k λ/L रहेगा, तो इंडिपेंडेंट ही आ गया, इंडिपेंडेंट ही आ रहा है यार। फोर्थ को थोड़ा रहने देते हैं अभी, आई थिंक, यार तो आसान सवाल पे अटक गए हम लोग। z -L पे दिया गया है, ठीक है, y0 zL पे है एक, y0 -zL पे है एक, तो ये बन जाएगा मेरा 0,0, ये बन जाएगा 0,0, -L, तो यहाँ पे k λ/, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L डिस्टेंस ही होगा ये, अगर डिस्टेंस L हुआ तो ये रेडियल आउटवर्ड देगा, ये भी रेडियली इनवर्ड देगा, दोनों प्लस होगा, अगर दोनों प्लस हो गया तो यहाँ पे बन जाएगा 2 k λ/r, इसका फॉर्मूला था, ओके r मतलब इससे डिस्टेंस है, तो यहाँ पे L पे डिपेंड कर रहा है, बट L तो बहुत छोटा दिया गया है D से। थोड़ा प्रॉब्लम तो है ये, तो एक काम करते हैं अभी, बाकी जो हो गया उस हिसाब से देख लेते हैं। तो P का 5 होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया, देन 1 का R होना चाहिए,
मतलब 1 का आर होना चाहिए, ठीक है, सही सब में दिया गया है वैसे। एस का 2 होना चाहिए, एस का 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। और अब ये तीनों के ऑप्शन में हो सकता है। अब मेन मेरा मोटिव हो गया है, अच्छा 2 का क्या है, 2 का एस होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं होगा, 2 यहाँ पे आर पे दिया गया है, 2 का एस होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का होगा, मतलब मुझे 4 का डिटरमाइन करने होगा। 4 का क्या दिया है वैसे समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या दिया है, मतलब 4 मेरा क्यू पे रहेगा, आर पे रहेगा, वो मुझे डिसाइड करना है। तो 2 इनफाइनाइट वायर्स कैरिंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द वन अलोंग y इक्वल टू 0, z इक्वल टू l, ठीक है, सही सही ड्रॉ किया मैंने। ऐसे चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड द वन अलोंग माइनस एल, मतलब y इक्वल टू 0, z इक्वल टू माइनस एल, चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, टेक 2l वेरी वेरी लेस देन d, मतलब d बहुत बड़ा है 2l के कंपेरिजन में, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ सीन बन गया। ये एक वायर है, ये एक वायर है, और दोनों बहुत क्लोज है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है 0,0, d पे। अरे मैं एक चीज़ शुरू से गलत सोच रहा हूँ, 0,0, d तो यहाँ पे आ रहा है ना, z पे आ रहा है, x का पॉइंट नहीं है, गलत लिख रहा हूँ यार मैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन तो सही बात है, ठीक है, सही किया है मैंने। 0,0, 0,0 माइनस एल, मैंने यहाँ भी गलत किया था, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए था, हाँ सही है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना था, 0,0 माइनस एल पे, 0, d पे, सॉरी, यहाँ पे निकालना था। तो एक का बन जाएगा, अब समझ आया ना, एक का बन जाएगा k लैम्डा बाई, इस वायर के लिए हो जाएगा ये l माइनस डी, और दूसरे वायर के लिए सेम डायरेक्शन पे होगा l प्लस डी। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, 2 के लैम्डा ले लूँ, तो नीचे बन जाएगा l माइनस डी, l प्लस डी, और ऊपर बन जाएगा l प्लस डी प्लस l माइनस डी, डी और डी कैंसल्स आउट, 2 के लैम्डा ऊपर बन जाएगा 2l, नीचे बन जाएगा l स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस पार्ट पर नेगलेक्ट करो तो नीचे बन जाएगा d स्क्वायर, मतलब 4 का भी हो जाएगा r, तो r का 1 और 4, तो ये बन जाएगा b। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व, थोड़ा ध्यान से यार, मैं फॉर सम रीज़न प्रेशर में आके 0,0, d को x कोऑर्डिनेट समझ रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा ही होता है, जो गलती आप करते हो आपको बाद में समझ भी नहीं आता कि आपने क्यों किया था वैसा, तो वही अभी मेरे साथ हुआ था। तभी शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा टाइम दे दिया हमने इस क्वेश्चन पे, इट वाज नॉट वर्थ इट, 16 मिनट टोटल चले गए अब तक। अ प्लैनेट ऑफ मास m हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स विद मास m1 and m2, द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स आर 1 and r2, इग्नोर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट्स, डिवाइन v1 l1 k1 t1, ऑर्बिटल स्पीड, अच्छा ये सब तो समझ आ गया, m1/m2 दिया गया है 2, r1/r2 दिया गया है 1/4, और मुझे पता ही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चाहिए, प्लैनेट ऑफ मास m दिया गया है, तो gm_m1/r1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, m1v1 स्क्वायर बाई r1, तो r1 और r1 कैंसल्स आउट, m1 कैंसल्स आउट, तो v1 बन जाएगा √gm/r1। तो अगर मुझे v1 यहाँ पे मिल गया है, v2 भी मिल जाएगा मुझे √gm/r2, तो v1/v2 हो जाएगा √r2/r1 विच इज़ 2, तो p का आंसर आ जाएगा 2, तो दो ऑप्शन तो गलत निकल, p का आंसर आ जाएगा 3, तो p का आंसर अगर 3 आ गया तो फट से इसको करके निकल लेते हैं, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे यहाँ पे। तो बाद में आप लोग कर सकते हो सिमिलर वे में, l = mvr लगा देना, फिर टाइम पीरियड 2πr/v लगा देना, ये सब आप निकाल लोगे, बट मुझे रियल टाइम में करना है, तो अभी मैं b मार्क करके आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1 mole of monatomic ideal gas undergoes 4 thermodynamic processes shown. Among these 4 processes, one is isobaric. अरे यार नेटवर्क का इशू आ रहा है, एक सेकंड ना, सॉरी यार, आई हैड टू चेंज द वाईफाई, बट आई केप्ट द टाइमर रनिंग, क्योंकि हो सकता है कि एडवांस के दिन में आपको टेक्निकल इशूज़ आ जाए, तो टाइमर तो चल ही रहा था। तो एक बार चलो चालू करते हैं। तो 1 mole ऑफ मोनोटोमिक गैस दिया गया है, अंडरगोज 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस एज शोन, ठीक है, पीवी डायग्राम दिया गया है। अमंग दिस प्रोसेसेस, वन इज आइसोबैरिक, वन इज आइसोकोरिक, वन इज आइसोथर्मल, वन इज एडियाबैटिक, मैच द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है, दिख रहा है। इन प्रोसेस 1, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4133, तो पी का अगर एक निकाल में कोई से ऐसा कुछ है क्या, अगर एक निकालो तो हो जाएगा, नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कुछ। आर एस का अगर मैं निकाल लूँ, एक काम करते हैं, पी सॉल्व करते हैं,
पी को सॉल्व करने के बाद आर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो पी और आर का यूनिक कॉम्बिनेशन है सब जगह, तो क्योंकि P4R1 P1R2 3-1 3-2, तो यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, तो जिस पे यूनिक कॉम्बिनेशन है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पी और आर सॉल्व करते हैं, तो इन प्रोसेस वन कौन सा है, ये वाला है। तो प्रोसेस वन में बोला गया है कि वर्क डन बाई गैस इज 0, गलत है। टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड, आइसोथर्मल एडियाबेटिक में नहीं, ये तो नहीं होगा, तो क्योंकि पता है कि ऐसा आइसोथर्मल होता है, एडियाबेटिक नीचे होता है ना, तो टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज भी नहीं है। नो हीट इज एक्सटेंड इन द गैस एंड सराउंडिंग्स, करेक्ट, क्योंकि एक एडियाबेटिक है, तो ये पता है हमें कि, लिख देता हूँ मैं, ये आइसोबारिक है, ये आइसोकोरिक है, ये है हमारा थर्मल, ये हो जाएगा एडिया, तो 1 पे नो हीट एक्सचेंज है, तो ए और बी कैंसिल हो गया, पी का 3 बन जाएगा ना। नेक्स्ट आर सॉल्व कर लेते हैं। इन प्रोसेस 3 वाला प्रोसेस मतलब आइसोकोरिक वाला है, प्रोसेस 3 में वर्क डन बाय द गैस इज 0, हाँ हो गया, चलो तो यूनिक कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है इन सब क्वेश्चंस का, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स होता है, स्कोरिंग सेक्शन है ये। In the list below, 4 different parts of a particle are given as mentioned. In this functions alpha beta are this constants बोला गया है, appropriate dimensions अल्फा बीटा की इक्वल नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे। Force acting on the particle is either 0 or conservative. In list 5 physical quantities mentioned. P is linear momentum, L is angular momentum, this. Okay, हमें क्या बोलना क्या है, conserved for that path बोला है, तो अच्छा which are list match each path in this with those quantities which are conserved for that path। अच्छा इन सब पाथ के लिए कंजर्व क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन पे, बढ़िया। तो एक बार देख लेते हैं ना, तो इसमें कौन सा करना मेरे लिए आसान रहेगा, अगर मैं बस P को ही सॉल्व कर लूँ, यूनिक वैल्यू किस पे, Q पे यूनिक वैल्यू दिख रहा है मुझे, Q अगर बस Q सॉल्व कर लूँ मैं, अरे यार नेट के इतना इशू क्यों आ रहा है, या आई एम बैक, द टाइमर वाज रनिंग, यस टाइमर वाज रनिंग, चलो तो बस Q का भी यूनिक वैल्यू नहीं है, R का भी यूनिक वैल्यू नहीं है, S का भी नहीं है, बट बेस्ट है अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, Q और P सॉल्व कर लेते हैं। R दिया गया है, R अगर है तो वेलोसिटी मुझे पता है कि अल्फा आई हो जाएगा प्लस बीटा जो होगा, V कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा 0, एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है, फोर्स 0 मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, फोर्स 0 मतलब मेरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा, V कांस्टेंट हो गया है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, फिर 4 भी कंजर्व हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व होगा ना, क्योंकि फोर्स नहीं है कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली कंजर्व होगा, तो 1 2 3 4 5 3 पाँचों बन जाएंगे। नेक्स्ट तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, ए और बी में से एक आंसर होगा। अब Q निकाल लेते हैं, बस Q का दिया गया है, Q निकालना ईजी हो गया, फिर S निकालना ईजी होगा, S भी निकाल सकते हैं, S ईजी हो जाएगा मेरे लिए। S को अगर निकाल लूँ तो अल्फा आई कैप प्लस बीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ 2t कैप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा अल्फा आई प्लस बीटा टी जे। यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो S का ठीक है एक बार देख लेते हैं, ई 5 S का 5 तो आंसर होगा ही, क्योंकि एनर्जी तो पूरा कंजर्व ही रहेगा ना। V निकल गया, एक्सेलरेशन जाएगा मेरा बीटा, तो एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है, फोर्स से मतलब मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, सॉरी मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा यहाँ पे, तो बस यहाँ पे बन क्या सकता है, बस एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा क्योंकि फोर्स से डिस्प्लेसमेंट है तो एक टॉर्क भी आ जाएगा, टॉर्क आ गया तो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा, तो 2 तो नहीं होगा, 2 अगर नहीं होगा तो बस एक ही ऑप्शन बचा 5 वाला, तो आंसर इज़ ए। ठीक है चलो बढ़िया, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2 ख़त्म। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, नेटवर्क इश्यूज़ भी थे। चलो अब आधा घंटा बचा, आधे घंटे में हम लोग निपटाते हैं इंटीजर टाइप्स या फिर न्यूमेरिकल टाइप। कितना सवाल है इसमें, अरे भाई साहब 8 सवाल दे दिया गया है। पहले बस स्कैन कर लो कौन सा ईजी होगा। पहला वाला आई थिंक हो जाएगा जल्दी, दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल पे हो जाएगा, नेक्स्ट वाला दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें सब्सिक्वेंट टाइम मैक्सिमम स्पीड, ये भी हो जाएगा, काइनेमेटिक्स का सवाल होगा। ये थोड़ा लंबा सवाल है, 10th को इग्नोर मारेंगे, 11th को इग्नोर करेंगे, 12th में जल्दी हो जाएगा, थर्मो का सवाल है, 13th इग्नोर करेंगे, 14th हो जाएगा। चलो पहले इन सबको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट से चालू करते हैं। ठीक है स्पेस भी थोड़ा कम है तो यूटिलाइज़ करना होगा मैं ध्यान से। एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल सर्फेस दिया गया है, कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑयल, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m दिया गया है, रेस्ट ऑन सर्फेस है, इम्पल्स ऑफ दिस इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एट t equal to 0 so that the block starts moving along the x-axis with the velocity of this। तो v का एक्सप्रेशन दिया गया है v0 e पावर माइनस t बाई टाउ। अगर v का दिया गया है, टाउ का वैल्यू 4 दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक मतलब s निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो s हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन अगर हो गया तो v0 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, e पावर माइनस t बाई टाउ है तो यहाँ से मेरा -1 बाई टाउ निकल के आ जाएगा, सॉरी ये इंटीग्रेशन में सही रहेगा, t बाई टाउ ही रहेगा, कोफिशिएंट ऊपर आ जाते हैं तो माइनस टाउ ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक पूछा है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो मुझे लिमिट्स पुट करने होंगे, तो एक प्लस c डाल दो यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे लिमिट्स डालूँ मैं तो t 0 पे कहाँ पे रहेगा पार्टिकल, t अगर 0 पुट कर दूँ मैं, ऑरिजिन बोला गया है क्या कि कहीं पे कहीं पे कुछ बोला नहीं गया है वैसे,
डिस्प्लेसमेंट ही है ना, तो मुझे सी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एस माइनस एस नॉट ही बन जाएगा ना, ये ऐसा कुछ बनेगा, एस माइनस एस नॉट, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। और यहाँ पे 0 टू टी कितना होगा, टाउ, तो टाउ पुट करना होगा पहले, तो वी पावर ई पावर -1 माइनस टाउ। एक बार ध्यान से, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मतलब लास्ट पेपर में मैंने यहाँ पे गलती किया था, याद है आपको, मैंने ई का पावर पुट नहीं किया था, तो ई के पावर में ध्यान रखा थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वी नॉट टाउ माइनस वी नॉट टाउ बाई ई, ठीक है। तो वी नॉट टाउ का वैल्यू क्या होगा, वी नॉट कुछ दिया नहीं गया ना, बट इम्पल्स, इनिशियल इम्पल्स दिया गया है, तो इम्पल्स अगर मैं देखूँ 1 इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स ऑफ वी नॉट, तो यहाँ पे वी नॉट बन जाएगा बाई 10/4 मतलब 5/2, वी नॉट बन 5/2, तो 5/2 टाइम्स ऑफ टाउ, टाउ कितना हो गया यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस ई, 1 माइनस 1/e, तो ये बन जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/e, तो 1 माइनस 0.37 मतलब 0.63, तो आंसर बन जाएगा 6.3, तो एक आंसर आ गया मेरे यहाँ पे 6.3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ये भी मैंने पिक किया था, मैं कर लूँगा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट करके सवाल तो बन जाना चाहिए। 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट दिया गया है 120 एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड, अपन हिटिंग द फ्लोर फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, immediately after the bounce the velocity of the ball makes an angle 30 degree with the horizontal, the maximum height reaches after the first bounce is okay। तो मुझे अगर ई का वैल्यू निकल गया, मेरा अगर ई का वैल्यू आ जाता है तो मेरा क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा यहाँ पे। तो लूजेस हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर ये वी दिया है तो यहाँ पे एक वी का ये रहेगा, तो ये v/√2 तो सेम रहेगा, और ये मान लेते हैं ई v/√2 हो गया, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा वी नेट, क्या हो जाएगा वी फाइनल इज इक्वल टू √(v²/2 प्लस e² v²/2, ऐसे बनेगा ना, करेक्ट। तो ये बन जाएगा v/√2 टाइम्स ऑफ √(1 + e², देख सकते हैं ना यहाँ पे। और तो इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, तो हाफ m कैंसल्स आउट, तो v फाइनल बन जाएगा v इनिशियल बाई √2, एक सेकेंड ना, सॉरी, v इनिशियल बाई √2 इज इक्वल टू हो जाएगा v इनिशियल बाई √2 इंटू √(1 + e², कुछ गलती कर दी मैंने शायद से यहाँ पे, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ m v इनिशियल स्क्वायर, v इनिशियल का v फाइनल का वैल्यू मेरा आ रहा है v/√2 ऑफ दिस, तो इसका अगर मैं रूट करूँ v इनिशियल बाई √2 ऑफ दिस, यहाँ से तो ई का वैल्यू 0 निकल के आ जा रहा है, कुछ गलती हुआ यहाँ पे। मुझे आई थिंक इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है क्या, मेरे एनर्जी हाफ लॉस हो रहा है, तो मुझे ई का वैल्यू सीधा भी तो निकल सकता है, तो दो कंडीशन देने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, द बाउंसेस ओके 45 से थ्रो किया गया है, तो ये ग्राउंड पे टच किया, ग्राउंड टच करके ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद इसका ई v/√2 हो गया एक कंपोनेंट, क्योंकि जो v/√2 इस तरफ होगा उसका वो उल्टा हो जाएगा, तो ई v/√2 बन जाएगा ऊपर की तरफ, इस तरफ ऑलरेडी v/√2 है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर निकालूँ तो v² प्लस e² v² बन जाएगा, v² कॉमन निकालो तो v/√2 बन जाएगा विच इज √(1 + e², और मुझे ये भी बताया गया है कि हाफ mv² जो था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो था वो लॉस हो गया है, और वो हो गया है हाफ, तो हाफ टाइम्स ऑफ हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, करेक्ट, हाफ m कैंसिल हो जाएगा, v फाइनल बन जाएगा v इनिशियल बाई √2। ई का वैल्यू यहाँ से 0 क्यों आ रहा है यार, कुछ तो गलत हो यहाँ पे, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ लॉस हो रहा है, पहले 30 था, ओके पहले v² था, सही बात है, तो ये 45 पे आएगा, तो v/√2 होके ऊपर जाएगा। मैं एक दूसरा भी ट्राई करता हूँ, ठीक है, कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, 30 वाला एंगल वाला ट्राई करता हूँ, अगर 30 वाला एंगल देख लूँ तो tan 30 बन जाएगा मेरा 1/√3 विच इज़ e v/√2 बाई v/√2, ये हो जाएगा कैंसिल, e का वैल्यू आ गया 1/√3, तो h डैश हो जाएगा e² h,
तो विच इज़ 1/3 टाइम्स ऑफ 120, इसका वैल्यू बन जाएगा 40। ये आंसर तो बन रहा है लेकिन कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पे यार, कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि ये एंगल ही ऐसा क्यों दिया गया है। हम्म 1/3 बन रहा है ना। इस बार एक काम करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन पे मैं। सिंपल सवाल है बट मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। टाइमर देख लेते एक बार। 30 मिनट्स हो गए यार, जल्दी करना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है एक पार्टिकल ऑफ मास m दिया गया है, चार्ज दिया गया है, इनिशियल रेस्ट, द पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। तो ई का वैल्यू दिया गया है E0 sin ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट है, कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पार्टिकल। मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है। ई का अगर मुझे फोर्स पता है, ई पता है तो फोर्स निकल जाएगा Q इंटू क्यू का वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा सिंपल वापस से E0 sin ओमेगा टी। यहाँ पे वी मैक्स पूछा गया है तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा E0/m विच इज़ sin ओमेगा टी। एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v आ जाएगा E0/m। अच्छा अगर ये एक्सेलरेशन पता ही है तो ये काइंड ऑफ SHM जैसा बन गया ना। तो यहाँ पे v का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है a ओमेगा, a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअली जो है ये E0/m जो है ना विच इज़ a ओमेगा स्क्वायर, ऐसा मान सकते हो। तो a बन जाएगा E0/m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का फंक्शन है ना। तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका, क्योंकि a मैक्स आपका पता है, a मैक्स इज a ओमेगा स्क्वायर, तो v मैक्स हो जाएगा आपका a ओमेगा, तो विच इज़ E0/m ओमेगा। E0 का वैल्यू पता है आपको 1, m का वैल्यू पता है 10⁻3, ओमेगा का 10⁻3, दोनों मिलकर बन जाएगा आंसर 1। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है। यार नेटवर्क इतना इशू क्यों कर रहा है आज। ठीक है, हाँ आ जाना चाहिए, नेटवर्क आ गया, चलो ठीक है। तो वी मैक्स अगर पूछा गया है तो यहाँ पे और एक चीज़ देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे माइनस वाला पार्ट नहीं दिया गया है ना, इनिशियल एट रेस्ट है। तो आई डोंट थिंक इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि फेस का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। आई डोंट थिंक इज़ द बेस्ट वे, इसको डिफ्रेंशिएट करके करते हैं। तो ए का वैल्यू आ गया आपका E0/m sin ओमेगा टी। तो ये बन जाएगा आपका v = E0/m ओमेगा cos ओमेगा टी। t0 पे v0 था, t टाइम पे निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा E0/m ओमेगा, साइन का माइनस होता है ना, हाँ सॉरी, तो 1 - cos ओमेगा टी। ये बन गया वी मैक्स का वैल्यू, वी का वैल्यू। वी मैक्स तब होगा जब इसका वैल्यू -1 होगा। तो वी मैक्स, हाँ वही बोल रहा था मैं, एक फेस का डिफरेंस का इशू आ सकता है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे दिया गया है। तो इट वाज नॉट द बेस्ट वे, क्योंकि एकदम डायरेक्टली वो मेरा SHM फंक्शन पे नहीं आ रहा था, सामने वो माइनस नहीं आ रहा था, तो उसको अगर हम ले लेते तो शायद बन जाता, बट ठीक है ये बेटर वे है। E0 का वैल्यू है 1, m का वैल्यू है 10⁻³ इसका है 10⁻3, आंसर बन जाएगा 2। ठीक है, तो ये भी हो गया 2 आंसर है इसका। ये हम लोग स्किप करने का सोच रहे थे, ये भी स्किप करना है। ये करते हैं अभी। 1 mole ऑफ अ मोनोटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन विच वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम। 1 मोल दिया गया है, मोनोटोमिक बोला गया है, एडियाबैटिक बोला गया है, तो PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा का वैल्यू हो जाएगा 5/3 क्योंकि मोनोटोमिक दिया गया है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स। ओके, अब इसका मैं अगर टी का एक्सप्रेशन निकालो, पी को लिख सकते हैं हम T/V, तो टी बन जाएगा V पावर 2/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये अगर इनिशियल टेम्परेचर T है, V पावर 2/3 है। अब पूछा गया है कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, टी फाइनल निकाल लेते हैं। टी फाइनल इज वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, तो 8V टू द पावर 2/3, तो V पावर 2/3 V पावर 2/3 कैंसल्स आउट, तो 100 इक्वल टू 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 40 हो जाएगा, तो TF बन जाएगा 25। TF अगर 25 बन गया तो डेल्टा ये हो जाएगा n कितना 1, FR n CV कितना हो जाएगा यहाँ पे 3R/2 मोनोटोमिक है, टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, 25 है और 100 है, तो ये हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा, R का वैल्यू है 8, तो ये बन जाएगा 4। तो 75 टाइम्स ऑफ 4 इज़ 300, आंसर इज़ 900। तो आंसर इज़ 900 जूल ही है ना, हाँ जूल ही होगा। चलो ये आसान सवाल ही था, स्कोरिंग सवाल था ये। ठीक है,
फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल है, स्किप करते, बहुत बड़ा सा सवाल है ये। हाइड्रोजन लाइक सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये। कंसिडर हाइड्रोजन लाइक एटम दिया गया है, एटॉमिक नंबर Z दिया गया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया गया है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम दिया गया है, फोटोन एमिटेड इज n = 2 से n = 1, ट्रांजिशन इज इतना एनर्जी हायर देन द फोटोन एमिटेड इन 3 to 2, मतलब एनर्जी का सवाल है यहाँ पे। आयनाइजेशन इज दिस, तो पहला ई इनिशियल निकाल लेते हैं, तो विच इज़ -13.6 Z² by n²। तो यहाँ पे Z² का n² देखूँ अगर मैं 1 से 2 पे 2 से 1 पे जंप है, तो 1 - 1/4, तो विच इज़ -13.6 × 3/4, ये हो गया 1। ये फाइनल हो जाएगा -13.6 टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस कितना 1/9, तो ये हो जाएगा -13.6 टाइम्स ऑफ ये 36, ऊपर बन जाएगा 5। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल है, अच्छा यहाँ पे Z² भी रहेगा ना, क्योंकि इन लोगों ने Z का वैल्यू ही पूछा है। इसका वैल्यू दिया गया है 13.6, तो इन दोनों को माइनस करते हैं। 13.6 टाइम्स ऑफ 5/36 - 3/4 Z², इसका मॉड लेते हैं क्योंकि हो सकता है नेगेटिव भी आए, = 1। 13.6 सॉरी 13.6 कैंसल्स आउट, यहाँ पे 36 बनेगा, ऊपर बन जाएगा। फिर अगर मैं LCM लूँ तो 5 - 27 Z² = 1 है ना, ये बन रहा है ना। 36 का LCM ले लूँ मैं तो ऊपर बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 27, तो 27 - 5 22, Z बन जाएगा √36/22। ये कितना अजीब आंसर क्यों आ रहा है इतना, which is 18/11 and which is 1 point something। नहीं यार, कुछ गलत किया है मैंने यहाँ पे। 13.6 Z², द आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा ये। अरे यार, ये 74.8 है, मैं 13.6 क्यों लेकर आऊँ, 74.8 है यहाँ पे। तो इसका अगर मैं डिवाइड करूँ कितना बन जाएगा यहाँ पे, फिर बनेगा क्या कुछ डिवीजन जा रहा है क्या यहाँ पे, आई डोंट थिंक जाएगा, तो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे बनेगा 13.6, यहाँ पे रहेगा 74.8। देख लो, मैं बहुत ध्यान से वैल्यूज़ देखते हैं, मैंने ये रीड कर लिया था, मैं इसको पुट कर रहा था जाके, ठीक है। तो 136 टाइम्स ऑफ 22/36 Z² = 748, ऐसा कुछ वैल्यू बन रहा है। 2 से कैंसिल आउट कर दो, 12 8 यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे 2 से करो 374, 2 से करो 34, 2 से करो 187, फिर 11 से कर दो 2, 11 से कर दो 17, 17 से करो 2, 2 से करो 18, 2 से करो 9, Z बन जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर इज़ 3। टाइम देख लो 37 मिनट्स, ओके, वी हैव एनफ टाइम अभी भी। तो ये पार्ट बन चुका है, जितने भी वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे वो बन चुके हैं। अभी जो नहीं हुए 1 2 3 4 5 सवाल बचे, अब 5 क्वेश्चन के लिए मुझे पास 20 मिनट है। चलो अब आराम से देखते हैं जो क्वेश्चन नहीं बने। पहले एक बार ये 8 वाला क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, आई थिंक ये हो जाएगा, प्रेशर में भी नहीं हो पा रहा है। तो इसको देखते हैं। मूविंग कैलकुलेटर्स 50 टन्स दिया गया है। ईच टन इज एन एरिया, तो नंबर ऑफ टन्स दिया गया है 50, एरिया दिया गया है 2 10 पर -4। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक से द कैलकुलेटर इज दिस, तो 0.02 B दिया गया है। द टॉर्शनल कांस्टेंट दिया गया है दिस, मतलब बेसिकली मुझे C का वैल्यू दे दिया है 10 पर -4। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन ऑकर्स इफ द कॉइल रोटेट्स बाय 0.2। फालतू लैंग्वेज बहुत बड़ा किया है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल लग रहा है। R का वैल्यू दिया गया है 15 ओम। दिस गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर capable of measuring current in the range 0 to 1 ampere. For this purpose, shunt resistance is added in parallel to the galvanometer. The value of this shunt resistance in ohm is, तो उसका शंट का फॉर्मूला होता है IGRG by I minus IG। तो मुझे बेसिकली हाँ IG का वैल्यू निकालना है। तो मुझे यहाँ पे सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता है कि θ/I = NAV/C, करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं थीटा का वैल्यू I का वैल्यू निकाल लूँ तो I बन जाएगा C⁻NAV। कैलकुलेशन ध्यान से, यहाँ पे गलती हो सकती है, टाइम नहीं मेरे पास अभी उतना। C θ 0.2 रेडियन पे है, कोई इशू नहीं है। C का वैल्यू किस में दिया गया है, रेडियन इन्वर्स पे है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। N का वैल्यू क्या दिया है 50, A का वैल्यू दिया है 2 10 पर -4, B का वैल्यू दिया है 0.02, 10 पर -4 कैंसिल्स आउट। थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो बट गलती मत करो यहाँ पे।
यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 10 नीचे आएगा, 2 और 2 विल कैंसिल आउट, 2 और 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे जाएगा, एन आई आएगा 0.1। अगर आई 0.1 आ गया तो यहाँ पे पुट करो, आई जी का वैल्यू 0.1 आ गया, आर जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 50, आई का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन पे 1, आई जी का वैल्यू दिया है 0.1, तो ये बन जाएगा आपका 5/0.9 है ना। तो यहाँ पे 0 का ऊपर ले लो, ये बन जाएगा 50/9 मतलब 5.555 करके। तो राउंड टू इवन फिगर कर देते हैं इसको, तो 5.56 कर देंगे आंसर। याद रखना राउंड टू इवन डिसिमल करना होगा। तो आसान सवाल ही था, बस यहाँ पे बहुत लंबा सा क्वेश्चन था तो देखने में डिफिकल्ट लग रहा था। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरा यूज़ हुआ सेंसिटिविटी का, सॉरी शंट रेजिस्टेंस का, और एक यूज़ हुआ सेंसिटिविटी का, ठीक है। चलो अगर कुछ कैलकुलेशन में एरर हुआ तो मैं अपडेट कर दूंगा एडिट्स पे, बट आई थिंक सही होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी वैल्यूज आए थे। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा टेढ़ा आया, बट स्टिल आई थिंक ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, और स्टील डायमीटर दिया गया है, टाइम कितना बचा है 40 मिनट्स, मेरे पास और 4 सवाल है। स्टील वायर दिया गया है ऑफ डायमीटर 0.5, यंग्स मॉडुलस दिया गया है 2×10⁻11, ठीक है। यहाँ पे और क्या दिया गया है, कैरीज ए लोड ऑफ मास m, लेंथ ऑफ द वायर इज़ 1 मीटर। वर्नियर का सवाल है, विथ 10 डिविजन्स अटैच टू द एंड ऑफ दिस वायर, ओके 10 डिविजन्स, ओके मतलब 10 VSD बोला गया है। नेक्स्ट, द स्टील वायर इज़ ए रेफरेंस वायर टू विच वन इन मेन स्केल ऑफ 1 लिस्ट काउंट, LC दिया गया है 1 मिलीमीटर, ओके। द 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 डिविजन ऑफ द MSD, तो 1 VSD कितना हो जाएगा 9/10 MSD, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से देखूँ तो मेरा, अगर मैं सोचूं कि लिस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD - 1 VSD, 1 VSD इज़ 9/10 MSD, तो ये बन जाएगा 1/10 टाइम्स ऑफ MSD। एक MSD है कितने का, कुछ बोला नहीं गया है, वही निकालना है। लिस्ट काउंट दिया गया है 1 मिलीमीटर, तो MSD हो जाएगा 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 0 of the vernier scale coincides with the 0 of the main scale if the load of the wire increases by this vernier scale division which coincides with the main scale division is, okay मतलब मुझे n का वैल्यू निकालना होगा यहाँ पे। तो मुझे अगर MSD का वैल्यू निकल गया है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वैसे, लिस्ट काउंट ही 1 mm दिया है ना, हाँ सही है, लिस्ट काउंट ही 1 mm है, कुछ MSD का वैल्यू दिया नहीं गया आई थिंक। ओह एक सेकेंड, MSD 10 mm हो ही नहीं सकता, ये आई थिंक ये दिया गया है मेन स्केल ऑफ लिस्ट काउंट, मेन स्केल का लिस्ट काउंट दिया गया, मतलब मेन स्केल में हम सबसे कम 1 mm मेजर कर सकते हैं, मतलब मेन स्केल का डिवीजन ही 1 mm है, तो लिस्ट काउंट बन जाएगा मेरा 0.1 mm। ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं बन रहा था, मतलब MSD 10 mm आ गया मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है ये, जनरली 1 mm के अराउंड ही होता है, तो लिस्ट काउंट 0.1 mm बन गया, तो ठीक है। अब मुझे चाहिए कि अगर मुझे पास लोड इंक्रीज्ड बाई 1.2 kg है तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, तो यहाँ पे F/A का फॉर्मूला लगाता है ना, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और टाइम भी मेरे पास कम बचा रहा है। चलो देखते हैं एक बार, वैल्यूज़ बाद में लिखेंगे, स्पेस कम है अभी मेरे पास। तो डेल्टा F अगर देख लो, मतलब मैं अगर देख लूँ कि डेल्टा L कितना होगा, डेल्टा L आ जाएगा मेरा F/A टाइम्स ऑफ L/Y। F का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है कितने से 1.2 के जैसे ना, तो F का वैल्यू 1.2 टाइम्स ऑफ 10, L का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन पे 1, L का वैल्यू 1 है, F का वैल्यू कितना है mg यूज़ किया इसलिए मैंने 10 यूज़ किया। एरिया कितना होगा πd²/4, तो पाई टाइम्स ऑफ d² मतलब 0.5 mm दिया गया है, तो 0.5 10⁻³ स्क्वायर बाई 4 πd²/4 इंटू कितना हो जाएगा y कितना है 2 10⁻11, बहुत घटिया वैल्यूज़ है, मैं इस पार्ट को रेज कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं मुझे भी इसकी। तो ये बन गया मेरा 12 टाइम्स ऑफ 4 मतलब 48 ऊपर, नीचे बन गया पाई 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बन गया यहाँ पे 10⁻⁻6, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 11, तो ऊपर बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 48, 2 से कैंसिल कर दो 24,
96/π10⁵। बहुत अजीब वैल्यू बना है यहाँ पे, 96/π बन गया है। तो ये बन जाएगा 3.1। 3.1 भी अगर मैं देखूँ तो कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? अगर मैं 10 से कर दूँ, ऑलमोस्ट 3 आ रहा है ना, तो 3×10⁻⁴, तो ये बन जाएगा 0.3 mm। 0.3 mm आ रहा है, लीस्ट काउंट 0.1 mm है, मतलब मेरा थर्ड वाला जो वैल्यू है वो कोइंसाइड करेगा। इसका मुझे एक बार कैलकुलेशन बाद में रीड करना होगा वापस, आई थिंक कैलकुलेशन एरर हो सकता है इसमें कुछ, ठीक है। नेक्स्ट कितना बचा है? एक क्वेश्चन यहाँ पे बचा है, 2 मेरा यहाँ पे बच गया, और एक मेरा यहाँ पे 3 क्वेश्चन बचा है। 3 क्वेश्चन का टाइम कितना जा रहा है मेरे पास? 44, और 15 मिनट का गैप है मेरे पास अभी। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। ये यार बहुत सारे गंदे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। पैरेलल बीम ऑफ पावर 200 वाट है, इंसिडेंट ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन दिया गया है 6.25। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सो दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद नेग्लिजिबल के। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट फाइन आउट क्या इक्वली होगा। एज्यूम फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज 100%, करेक्ट। फोटो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड। तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 200 वोल्ट दिया गया है। देन ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड एंड एब्सॉर्ब द एनोड एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ दिस। ओके ठीक है, वापस से पढ़ते, मैं ब्लैंक आउट हो गया था। एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट 200 वाट यहाँ पे गिर रहा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग यहाँ का फाई दिया गया है, तो मैं फाइंड आउट दिया गया है क्वेश्चन पे, बिकॉज ऑफ विच एंड फ्रीक्वेंसी ऐसा है ताकि जो भी निकले ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के साथ निकले, ठीक है। एफिशिएंसी 100% दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, तो यहाँ पे कुछ 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, ठीक है। ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड एंड एब्जॉर्ब्ड। ओके, सब जाके एब्जॉर्व हो जा रहा है। एनोड एक्सपीरियंसेस फोर्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो एन हो जाएगा मेरा, एन का फॉर्मूला क्या था मेरा बेसिकली, पावर, जितना ही पावर इंसिडेंट होगा उतना डिवाइडेड बाई मेरा मतलब अगर मैं ऐसे देखूँ कैसे निकाल सकते हैं इसमें, मतलब ये वर्क फंक्शन दिया गया है ना, तो इतने को निकालने के लिए कितना चाहिए, वही मतलब एक को निकालने के लिए 6.25 चाहिए ना, तो n टाइम्स ऑफ q टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू पावर। ये लिख सकते हैं ना कि अगर एक चार्ज को निकालना है तो मुझे फाइंड आउट का चाहिए, तो मुझे अगर पावर देखना है तो इसमें q फाइंड आउट हो जाएगा, इतना वर्क डन चाहिए मुझे, और इतने वर्क डन के लिए मुझे बेसिकली कितना, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो निकालना है। तो n का वैल्यू हो जाएगा p का कितना हो गया 200, तो ये बन जाएगा 6.25 टाइम्स ऑफ, मतलब q से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ऐसा मान लो कि इस 5 में ही छुपा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना ये, तो 1.6 10⁻⁹ ऐसा मान लो कि एक को निकालने के लिए मेरा 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो n को निकालने कितना चाहिए होगा n टाइम्स ऑफ फाइंड आउट, तो उतना इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है तो मुझे पावर कितना चाहिए p। ये कर रहा हूँ मैं बेसिकली, पर यूनिट टाइम हो रहा है ना, यहाँ पे 1 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम मान लो 1 सेकंड है, ठीक है। मैं आपको वापस से बोल देता हूँ टाइम का, मैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे फाइंड आउट का पोटेंशियल चाहिए, एन को निकालने के लिए फाइंड आउट चाहिए, पर यूनिट टाइम अगर कर दूँ तो ये मेरा बन जाएगा पावर। तो ऊपर पोटेंशियल बाई टाइम, ऊपर एनर्जी बाई टाइम हो गया ना, तो एन बन जाएगा कितना 200 डिवाइडेड बाई 6.25 1.6 10⁻⁹ यहाँ पे ऊपर 100 बनेगा, 5 से 5 125, 5 से बनेगा यहाँ पे 20, 5 से 25, 5 से बन जाएगा 4, 25 से बन जाएगा यहाँ पे 5 से 5, 5 से बन जाएगा 40, 5 से बन जाएगा 8, वहाँ पे एक 10 जाएगा, 8 से बन जाएगा 2, 2 से बन जाएगा यहाँ पे 2, तो बन जाएगा 2×10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का पता है फोर्स चाहिए, फोर्स का कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो 2mv/t का मेरा मोमेंटम चेंज होता है, अगर n इलेक्ट्रॉन्स गया तो कितना होगा 2nmv/t का मोमेंटम चेंज आएगा यहाँ पे। अब मोमेंटम कैसे निकालूँ मैं, मोमेंटम के लिए मुझे p = √2mEv यूज़ करना होगा। यार ये कितना गंदा कैलकुलेशन है,
तो यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.1 या फिर 9 ही मान लो, फालतू 1.1 की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दिया गया है 9, ठीक है। 10⁻31 देन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 इंटू v कितना हो जाएगा यहाँ पे 500। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एडवांस थोड़ा बहुत तो कंसिडर करेंगे, इतना कैलकुलेशन हेवी क्वेश्चन नहीं होगा, कैलकुलेशन आसान नहीं होगा। 0 0 कैंसल्स आउट, हाँ यहाँ पे 100 बन जाएगा। तो 100 अगर बन जाएगा 3, 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 10⁻30 -19 मतलब -50 और एक 100 है -48, तो -24 बनेगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 12 10⁻24। आपको दिख रहा होगा कि मैं कितना स्मॉल स्पेस में कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे mv का वैल्यू निकल के आ गया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ nmv, n कितना था 2 टाइम्स ऑफ 10⁻20 है ना। यहाँ पे एब्जॉर्व हो जा रहा है क्या, एब्जॉर्व हो रहा है तो 2 की ज़रूरत नहीं है, बस रिफ्लेक्ट होता तो मैं 2 का यूज़ करता। अगर एब्जॉर्विंग है तो बस mv जा रहा है, कुछ लौट के वापस नहीं आ रहा, तो बस एक ही होगा nmv होगा यहाँ पे। तो n बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10⁻20। यहाँ पे mv/t का वैल्यू आ गया, क्योंकि 1 सेकंड में कर रहा हूँ मैं। mv/t का वैल्यू आ गया 12 टाइम्स ऑफ 10⁻24। यहाँ होगा 24 10⁻⁻4, तो हो जाएगा आंसर इज 24 बन जाएगा। फिर बहुत कैलकुलेशन हैवी सवाल था और टाइम भी गया इस पर, बट हाँ स्कोर तो मिल जाएंगे। 10 मिनट बचे और 10 मिनट में मुझे कितने करने थे वो क्वेश्चन, आई थिंक जो कैलकुलेशन क्वेश्चन तो वो बन गए थे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये तो बन जाना चाहिए यार, ये फालतू का टाइम ले रहा है मेरा। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से, एक बार ध्यान से करते हुए, टाइम है अभी मेरे पास। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था ग्राउंड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal surface. It reaches a maximum height of 120 मीटर। तो एक v से 120 मीटर तक गया था। Returns to ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. ठीक है, तो अगर मान लो इनिशियल इसका हाफ mv² था, तो उसका अभी हाफ हो गया है v फाइनल पे, हाफ m v फाइनल स्क्वायर, हाफ m कैंसल्स आउट, तो v फाइनल बन गया मेरा v इनिशियल बाई √2। ठीक है, तो अगर मेरा h हो जाएगा v² sin² θ/2g, तो h फाइनल क्या होगा v फाइनल स्क्वायर मतलब v²/2 sin² मतलब एंगल 30 है तो 1/4/2g, तो जो कि मेरा v²/4g था वो बन गया अभी v²/16g, तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया तो आंसर आ जाएगा 30। अरे अपास मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पहले मैं जब कर रहा था मैं बहुत ई के टर्म्स वगैरह पे सोच रहा था, बट ये था आसान सवाल ही। तो अगर आप एक बार में स्टक हो तो आप छोड़ दो उसको, वापस लौट के आओ, तब शायद हो जाए। तो ब्रेन के सैचुरेशन पॉइंट है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता आपसे, आप स्किप करो वापस आओगे तो हो जाएगा। तो आपको अगर दिखेगा तो मुझे कैलकुलेशन भी क्वेश्चन थे, मुझे एक बार रीचेक भी करना होगा सवाल को। ठीक है, लास्ट मेरा बचा एक ही क्वेश्चन जो कि है ये ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया कि वायर को बेंड किया गया है इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। बढ़िया, टाइम कितना है मेरे पास 8 मिनट, एक सवाल के लिए हो जाएगा। विच ऑफ द फिगर्स शोन इन द 4 ऑप्शंस क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द इमेज ऑफ द बेंट वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर मैं f का इमेज देखूँ, ये f का इमेज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे बनेगा ना, करेक्ट। अब मैं जितना पास आता हूँ मेरा इमेज उतना दूर भागता है, तो जो f/2 वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, मुझे इसका देखना होगा। इसका मैं कैसे देख सकता हूँ, f/2 का पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री पे जा रहा है। फेमस सवाल है काफ़ी है। कुछ तो एक लॉजिक यूज़ करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे f/2 है, तो अगर इसका इमेज देख लो, मतलब मुझे बस रफली इसका डिस्क्राइब करना, फिगर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, मुझे इसका कुछ और नहीं डिटेल्स में एक्सप्लेन करना। तो ये जो पार्ट है इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि एक आंसर होगा जो इन्फिनिटी पे होगा। अभी ऊपर की तरफ होगा कि फ्लैट होगा, इन दोनों में मुझे डिटरमाइन करना होगा। तो ये भी है कि जितना दूर जाएगा ना वो एनलार्ज भी होगा।
रे डायग्राम बोल लो क्या, फ़ायदा होगा कुछ रे डायग्राम से। यहाँ पे एक एरिया जाएगा, यहाँ पे जाएगा वापस को, ठीक है। और अगर एक एरिया में देखूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं भी यहाँ पे होगा, तो जो एक यहाँ पे जाएगा, वो सीधा जो यहाँ पे जाएगा वो सीधा लौट के जाएगा। अब ये दो जहाँ पे मीट करेंगे वही मेरा इमेज बनेगा। ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे वो भी बात है। अगर ये 45 है तो ये 45 है, ये 45 है तो ये तो 90 ही है वैसे। ये f/2, ये भी f/2 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, करेक्ट। ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, सॉरी ये 45 है तो बोलना मुश्किल है यहाँ पे। ये 45 है, ये 90 है तो ये 135 होगा, ये 135 हुआ, ऑब्वियसली 135 ही होगा। और ये आई थिंक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, नहीं ये f/2 है, ये f होगा, ये f/2 है, ये भी f/2 है, ये बन जाएगा f/2√2। तो ये 45 तो नहीं होगा, आइसोसेलेस भी नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं मीट तो करेगा। कुछ और वे होगा यहाँ पे, कुछ और वे होगा, ठीक है। मुझे अगर इमेज का हाइट मिल गया तो भी काफ़ी है ना, आई थिंक इमेज का हाइट से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे अगर ये दिख गया कि यहाँ से, इसको रहने देते हैं, यहाँ से कुछ एक हाइट h पे जाएगा, इस डिस्टेंस को मैं x निकाल लेता हूँ ना। तो मैं अगर लिखूँ कि ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। f/2 से भी हो सकता है, तो ये मैं h(o) निकाल लेता हूँ, ये hi निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो 45 ही हो गया, ये मेरा फाई निकाल लेता हूँ, तो 10 या थीटा लिख देता हूँ इसको। 10 थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, hi/x, 10 45 क्या हो जाएगा h(o/f/2), तो h(o) मेरा बन जाएगा f/2। अगर h(o) f/2 बन गया, मुझे hi चाहिए, तो इसका इमेज जो होगा, इसका इमेज क्या हो सकता है, m/v माइनस v/u, इसका v क्या होगा 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, माइनस f/2 इज इक्वल टू कितना 1/f। तो 1/v प्लस 1/f/2 मतलब 2/f इज इक्वल टू कितना 1/f, तो 1/v बन जाएगा सीधी 1/f। तो v का वैल्यू आ गया मेरा यहाँ पे f, तो v का वैल्यू f आ गया, तो hi क्या हो जाएगा माइनस ऑफ v का वैल्यू आ गया f, u का वैल्यू आ गया माइनस f/2। ये तो hi है, इंटू h भी मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, तो f कैंसल्स आउट, तो ये आ जाएगा h0 टू h0 आ गया। क्या कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं था ना। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे f वुड हैव बीन नेगेटिव f, ठीक है। और ये मिरर है तो ये प्लस रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा -2/f, यहाँ पे हो जाएगा सीधा बस -1/f।
ये 1/f बन रहा है यार, कुछ गलत किया क्या मैंने? है क्या टाइम? लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 30 मिनट है यार, 30 मिनट 29 सेकेंड है लास्ट। एक नॉर्मल वेव यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूँ ऐसे काइंड ऑफ की 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v तो मुझे निकालना है, u का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -f/2, फोकल लेंथ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -1/f। तो ये हो जाएगा 1/v प्लस -2/f इज इक्वल टू -1/f। तो 1/v आ जाएगा मेरे यहाँ पे 1/f। तो v का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे f, करेक्ट। अगर v का वैल्यू मेरा f निकलता है तो u का वैल्यू मुझे पता है कि यहाँ पे -f/2 है ऑलरेडी। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, -v/u तो विच इज़ 2 टाइम्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज मेरा डबल बन जाएगा ना। तो आंसर विल बी ना इन दिस केस। चलो ठीक है, तो आई थिंक यही मेरा ऑलमोस्ट टाइम पे हो गया था, 54 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा थे। तो आई थिंक यही मेरा आंसर होगा, जबकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, मेरे पास टाइम कम था तो आई रश्ड इट। अगर मुझे एग्ज़ाम पे ये देना होता तो आई थिंक मैं अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि रियल टाइम पे मुझसे ये सॉल्व तो नहीं हो रहा था। बट मुझे दिख रहा है कि हाँ मैग्नीफिकेशन डबल हो रहा है, तो मैं ये आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये एक हो गया। ओह नहीं, ये तो बस इसका इमेज आया, मुझे तो इन सब का निकालना है ना, मुझे तो इसका निकालना था। इसका क्या इमेज आएगा, आपको समझ गया ना? इसका बस ये इमेज आया मेरा, वो कि जो कि डबल हो रहा है। मुझे तो ये निकालना है कि ये जो पार्ट है ये बढ़ रहा है कि घट रहा है धीरे धीरे, या फिर कांस्टेंट पे जा रहा है। मुझे ये निकालना था। चलो थोड़ा 2 मिनट टाइम देके निकाल देते इसको, बैठे क्यों रहना है। अगर मेरा ये इसका वैल्यू से मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका वैल्यू HO हो गया, और ये मान लो यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 1/v माइनस प्लस 1/u, ये हो जाएगा -f/2 माइनस x इज इक्वल टू -1/f। यही रहेगा ना v का वैल्यू, यहाँ से ये f/2 प्लस x दूर है। तो 1/v माइनस 2/, यार क्या क्या होता रहता है, 1/f/2 प्लस x माइनस 1/f, ऐसा कुछ बनेगा v का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ अगर, तो ये बन जाएगा 2/f प्लस 2x माइनस 1/f। तो यहाँ से v का वैल्यू बन जाएगा f प्लस 2x टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई 2f माइनस f माइनस 2x, विच इज़ f प्लस 2x टाइम्स ऑफ f बाई f माइनस 2x। ये मेरा v का वैल्यू बन गया। चलो ये अगर v का वैल्यू बन जाता है तो मुझे मैग्नीफिकेशन चाहिए। मैग्नीफिकेशन हो जाएगा मेरा v/u, तो v हो जाएगा f प्लस 2x टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई f माइनस 2x टाइम्स ऑफ u। u का वैल्यू बन जाएगा -f/2 माइनस x, तो f प्लस 2x टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई f माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस f माइनस 2x, मतलब एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे f प्लस 2x बन जाएगा, ऊपर 2 बन जाएगा, तो ये और ये कैंसिल्स आउट, तो बनेगा बस -2f बाई f माइनस 2x। ये उसका मैग्नीफिकेशन बन गया। तो अगर मैग्नीफिकेशन पता है मुझे, कैलकुलेशन को चेक कर लो यार।
सही है। ये डिस्टेंस क्या होगा मेरा, f माइनस एफ बाई टू माइनस एक्स विच इज़ f बाई टू माइनस एक्स। ये हाइट ऑफ इमेज है, नहीं ये वाला डिस्टेंस है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, f बाई टू माइनस एक्स। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, माइनस टू एफ माइनस टू एक्स इंटू एफ बाई टू माइनस एक्स विच इज़ माइनस टू एफ बाई एफ माइनस टू एक्स इंटू एफ माइनस टू एक्स बाई टू। तो हाइट ऑफ इमेज बन जाएगा माइनस एफ। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है इसका आंसर। ओह, मतलब मैं कुछ भी x का पॉइंट लूँ, मेरा जो हाइट ऑफ इमेज है वो कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा है। मतलब मेरा x का वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पे, द हाइट ऑफ इमेज इज कमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ x। आई थिंक यहाँ पे कुछ माइनस का भी इशू होगा, क्योंकि माइनस साइन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक गलती किया था, यहाँ पे माइनस भी वही होगा। हाँ अब सही आ जा रहा है ना। हाँ, तो मैं कुछ भी करूँ तो मेरा इमेज का जो हाइट है वो एफ ही आ रहा है, जो कि चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब मेरा आंसर क्या बन जाएगा फिर, मेरा आंसर ये हो जाएगा ना, बस कुछ भी एक्स हो आंसर भी दिस। हाँ अब इट मेक्स सेंस थोड़ा सा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन वाज राइट ओनली। कितना टाइम हो रहा है, 1 घंटा 5 मिनट चला गया ना। ओके ओनली 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं हम लोग। ये इट वाज ओके ओनली, सही था। ये भी आनंद कुछ गलत होगा, ये भी सही था, ये तो भी क्या सही था। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इसको स्टार मार्क कर सकते हो यार, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया इस पर। तो आई डोंट थिंक ये मुझसे पेपर में भी सॉल्व हुआ होगा, क्योंकि मैंने शायद इसको इग्नोर ही मारा होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये और थोड़ा प्रोन भी था, क्योंकि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बी और डी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे दोनों के ही। 5th क्वेश्चन वाज गुड ओनली। इसमें एनकरेक्शन कहीं पे कुछ दिया नहीं गया है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ होना चाहिए। तो मैं तो ए और सी के साथ जाऊँगा, बी को मैं रिस्क के लिए अटेम्प्ट नहीं करना चाहूँगा इसमें। तो नेक्स्ट हो जाएगा, इसका कुछ फार्मूला भी था, आई थिंक L1 माइनस 2L2 ऐसा कुछ था शायद से। करके देखो क्या, चलो एक बार देखते हैं। आई डोंट रिमेंबर द फार्मूला एग्जैक्टली। आई थिंक इसका L1 माइनस 2L2 बाई 3 या फिर 2L1 माइनस 3L2 बाई कुछ ऐसा कुछ फार्मूला था ना, मुझे याद नहीं आ रहा इसका फार्मूला एग्जैक्टली। आई थिंक इसका ड्राइव कर लो क्या, अभी कर लूँ क्या। ठीक है, रहना देता है अभी के लिए, इसको इशू नहीं है। 6.3 हो जाएगा ये हो जाएगा 30। ठीक है, आई थिंक मोरल सही होगा, क्योंकि अभी वी आर रनिंग ऑफ टाइम, 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है, तो इट्स ओके ओनली। वी कैन प्रोसीड विद दिस आंसर की। अगर कुछ गलत दिखा मुझे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड क्योंकि मैं रियल टाइम में कर रहा था, मुझे तो पूरा पेपर परफेक्ट गया। आई थिंक मोस्टली सब कुछ सही होना चाहिए। एक पार्ट पे जहाँ पे मुझे इस पेपर में डाउट है वो है इस एंड करेक्शन पार्ट पे। तो मैं रियल टाइम में कर रहा था, तो मुझे इसका फॉर्मूला भी ध्यान तो नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा ही कुछ था, 2L1 माइनस 3L2 बाई समथिंग कुछ फॉर्मूला था इसका। तो आप लोग एक बार फॉर्मूला पुट करके देख लेना, क्योंकि L1 L2 दिया है तो आई थिंक निकल जाना चाहिए। बट क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं इस पार्ट को स्किप करूँगा। तो आइदर अगर कुछ सिली मिस्टेक नहीं हुआ फुल स्कोर होना चाहिए, या फिर 2 नंबर कम मिलेंगे मुझे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर आंसर A B C हुआ तो मुझे 4 की जगह 2 नंबर मिलेंगे, और अगर A और C हुआ तो 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दैट वाज इट। मुझे ध्यान तो नहीं था, मैं अभी 7 साल बाद इस पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जा चुके थे दिमाग से। 1-2 क्वेश्चन मैंने बीच में अटेम्प्ट तो किए थे, जब बच्चे डाउट लेके आए थे, मैंने तब अटेम्प्ट किया था। बट मोर और लेस अच्छा पेपर ही था। पेपर 1 से थोड़ा सा मुझे टफ लगा इसमें, क्योंकि कैलकुलेशंस काफ़ी इन्वॉल्व थे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली इट वाज नाइस पेपर ओनली, मतलब डिसेंट पेपर था। 4th क्वेश्चन वाज नाइस, अच्छा लगा क्वेश्चन काफ़ी मुझे। आप लोग बस ये एंड करेक्शन वाला पार्ट देख लेना। ठीक है, इसके एक फॉर्मूला होगा, मैं एडिट में डाल दूँगा फॉर्मूला क्या है, और मैं आंसर भी एडिट पे डाल दूँगा कि आंसर की क्या है। वैसे कमेंट सेक्शन पे आपको जो ऑफिशियल आंसर की है वो दिख जाएगा, तो आप लोग भी मैच कर देना, और आप देख लेना आपका कितना स्कोर आ रहा है मेरे साथ साथ, और मेरा कितना स्कोर आ रहा है वो भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं।